हेलो गाइस, वेलकम टू सोशल सिस्टम। आई एम योर होस्ट अभिषेक और आज इस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो बिना कुछ देरी करते हुए लेट्स स्टार्टेड और स्टार्टिंग इसके मीनिंग से करते हैं। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लास्ट वीडियो में मैंने जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसी तरह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक अपनी जर्नी है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर हिस्ट्री वाले जिन स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पढ़ा होगा उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले 13 कॉलोनीज थी। उन कॉलोनीज ने यूनिफाइड किया था अपने आप को जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर और ब्रिटेन के खिलाफ लड़े थे। और उसके बाद फिलोडेल्फिया कन्वेंशन हुई थी। फिलोडेल्फिया कन्वेंशन 17 सितंबर 1887 में हुई थी, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिटर्न फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया था। अब रिटर्न फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी तो समझ में आ गई शॉर्ट में, मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है। उसके बाद ये जो मीनिंग होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये होता है कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉर्मली सपोज टू बी mean a document or a collection of documents in which the basic rules and regarding the main organs and institutions of government are clearly laid down। तो बेसिकली ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स हैं वो जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों किस तरह से वर्किंग करेंगे फॉर द गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक इन द पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी वो यूएसए से हुई थी। और यूएसए दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी माना जाता है, बिकॉज वहाँ पे अभी तक 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं टिल डेट। 250 ईयर्स हो चुके हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, उसके बावजूद भी। और इंडिया में भी 70 ईयर्स ही कंप्लीट हुए हैं और हमने 104 अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। तो डेट्स वाई यूएसए इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंडिया इन कंपेरिजन टू रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कॉन्सेप्ट का। और फिर आगे चलते हैं, इसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो ब्रिटेन में ये चीज़ शुरुआत हुई थी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट होता है कि मतलब इसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कन्वेंशनल बेसिस के ऊपर बनेंगे। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो पार्लियामेंट को जब लगा कि इस चीज़ के ऊपर लॉ बनाने की जरूरत है, जैसे कि साइबर क्राइम के ऊपर लॉ बनाने की जरूरत है। तो साइबर क्राइम 200 साल पहले तो था नहीं, पर लेकिन साइबर क्राइम अब है, तो साइबर क्राइम के ऊपर वो लॉ बना देंगे। पर लेकिन इंडिया में या यूएस में रेजिड्यूरी पावर का कॉन्सेप्ट होता है आर्टिकल 248 के अंदर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं, जो रेजिड्यूरी पावर का होता है कि जो चीज़ कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनके ऊपर लॉ बनाए जा सकते हैं। तो ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, हर एक चीज़ को पहले से ही मेंटेन करके रखा हुआ है। जो फ्यूचर में आने वाले कॉन्सेप्ट भी हैं उनके तक के प्रोविजन रखे गए हैं। तो जो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का उसके नेचुरल लॉन्ग प्रोसेस को दर्शाता है कि एक नेचुरली किस तरह से कंट्री इवॉल्व होती जा रही है, वहाँ की सोसाइटी किस तरह चलती जा रही है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी उस तरह से बनता जाएगा। अनलेस एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ पहले लिख दी गई है उसी तरीके से कंट्री हमेशा चलती रहेगी, वहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज आ नहीं सकता बिकॉज वो रिजिड होता है और ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसका बेसिक सा मीनिंग और यही इनके बीच का मेन सा डिफरेंस है। इसके बाद इसके डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ड्यूली इनेक्टेड बाय द फॉर्म ऑफ लॉ। मतलब कि वहाँ पे सब कुछ फॉर्म ऑफ लॉ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेगा, रूल ऑफ लॉ होता है। उसी तरीके से जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट हैव नेवर बीन इनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ लॉ। कि वहाँ पे मोनार्की जो है, मतलब कि जो आपका पार्लियामेंट्री मोनार्की है, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम होता है इसके अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ तो होगा, पर रूल ऑफ लॉ जो बना रहा है वही बंदा सबसे सुप्रीम होगा। पार्लियामेंट बना रही है तो पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे सुप्रीम नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल्स को ज़्यादा नेवर मतलब कि ये कनेक्ट कर दिया जाता है कि जब पार्लियामेंट का जरूरत पड़ी तो बना दिया गया लॉ। उसी तरीके से आपका तो आपका सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि इट इज प्रिसाइज, डेफिनाइट एंड सिस्टमैटिक, इट इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एफर्ट ऑफ द पीपल। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये यही बता रहा है कि सिस्टमैटिकल तरीके से कोई भी लॉ को बनाया जाता है असेंबली लगा के, जो इंडिया में भी होता है यूएस में भी होता है। पर लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें जो काउंटर आर्गुमेंट इसका देखा जाए तो मिलता है कि अनसिस्टमैटिक, अनडिफाइंड एंड अनप्रिसाइज सच अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एफर्ट ऑफ द पीपल। कि लोगों ने इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब पार्लियामेंट का मूड किया वहाँ की यूके की पार्लियामेंट का, तो उन्होंने कोई लॉ बना दिया कन्वेंशनल बेसिस के ऊपर। तो आगे थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकली मतलब कि यहाँ पे डेट्स के बारे में बात हो रही है कि जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं
वो लोग हिस्टोरिकली एक डेट्स को बनाते हैं, जैसे कि अभी 370 का रिवोकेशन हुआ था, तो 5 अगस्त एक डेट इशू होगी कि 5 अगस्त को हुआ था, तो लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। पर लेकिन इस केस में जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई डेट का मेंशन नहीं होता, जब दिल किया तब आपने बना दी, क्योंकि वहाँ असेंबली नहीं लगती है, लोगों के कैबिनेट के हिसाब से लो बन जाता है। उसी तरीके से जो इसका एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए। और इसमें जो क्लासिकल एग्जाम्पल है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो रेजिड होता है, जनरली वो बहुत ही ज़्यादा रेजिड होता है। वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट्स कर नहीं सकते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूएस में 27 अमेंडमेंट्स ही हुई हैं और 7 आर्टिकल्स हैं। उन 27 अमेंडमेंट्स में भी जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी 27 अमेंडमेंट, वो 1992 में हुई थी, और उसके बाद अभी तक अमेंडमेंट हुई नहीं है। और इंडिया में लास्ट अमेंडमेंट हुई थी 2020 में हुई थी लास्ट अमेंडमेंट। और यहाँ पे अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे रेजिड नहीं होता है। रेजिड मतलब कि सख्त, मतलब कि कोई भी चीज़ इजीली हटाई नहीं जा सकती। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ हटाई जा सकती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ इजीली एडजस्ट करी जा सकती है। तो यही इसके मेन से डिफरेंस है। दैट्स इट गाइस। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ाने को है नहीं, मेरिट्स और डीमेरिट्स कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मैंने समझाया वही मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट्स भी बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।